वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 10th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में पर टिप्पणी लिखे, मतलब यहाँ पे जितने सारे दिए गए हैं, जोसेफ मेस्सिनी के बारे में, काउंट कैमिलो दे काबुर के बारे में, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में, फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में, राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका के बारे में, इन सब पे आपको टिप्पणी लिखनी है। तो चलिए इसे एक एक कर देखते हैं। जोसेफ मेस्सिनी, जो कि इटली का एक क्रांतिकारी व्यक्ति था, इसका जन्म 1867 में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। कार्बोनरी एक संस्था थी उस समय, जिस समय इटली में स्वतंत्रता की स्थापना नहीं की गई थी। यह उस समय की घटना है। 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया और तत्पश्चात इसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मोर्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मेस्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में गुप्त संगठन बने। इसी कारण मेटरनिक ने उसके विषय में कहा था कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। चलिए इसे समझते हैं। जोसेफ मेस्सिनी जो है वो इटली का रहने वाला एक व्यक्ति था। उसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसकी एक प्रमुख पुस्तक थी जिसका नाम यंग इटली था और उसने क्या किया था, इसे समस्त यूरोप में फैलाने का प्रसार किया था। जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके बाद से इटली में भी स्वतंत्रता भावनाएं जो है वो प्रबल होने लगी थी। लेकिन 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन के मारे जाने के बाद जो है राजतंत्र वापस से आ गया था और प्रजातंत्र जो है उसको समाप्त किया जाने का प्रयास कर रहा था बहुत सारे राजाओं के द्वारा, जिसमें कि मुसोलिनी एक व्यक्ति था। वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था जिसने कि समस्त यूरोप में जो है राजतंत्र की स्थापना का प्रयास किया था। तो इटली में जोसेफ मेस्सिनी यह चाहता था कि वहाँ पे प्रजातंत्र की स्थापना हो, इसलिए वहाँ पे उसने यंग इटली की स्थापना की और जो भी लोग इससे जुड़ना चाहते थे, जो भी अपने देश में स्वतंत्रता को स्थापित करना चाहते थे, वो इस संगठन से जुड़ गए थे, जिसमें कि पोलैंड, फ्रांस और इटली जर्मनी राज्यों में समान विचार जो रखते थे वो इसके सदस्य हो गए थे। इनके अनुसार जो है इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न किया कि इटली में स्वतंत्रता की स्थापना की जाए, प्रजातंत्र की भी स्थापना हो, और इसके लिए उसने एक मॉडल भी तैयार किया था जो कि जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में इसके गुप्त संगठन बने थे। सभी जगह संगठन बनने के तत्पश्चात जो है मेजिनी ने यह प्रयास पूरा किया कि वहाँ की जनता में अपने देश के प्रति जो है प्रेम की भावना उत्पन्न की जाए और तत्पश्चात जो है मुसोलिनी का अंत हो गया था और मेजिनी के द्वारा जो है इटली में प्रजातंत्र की स्थापना हो गई थी। इसलिए जो मेटरनिक था, घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, वह राजतंत्र की स्थापना करना चाहता था और ऑस्ट्रिया में उसने यह प्रथा आरंभ की था और उसके बाद समस्त यूरोप में उसने यह प्रयास किया था कि राजतंत्र की स्थापना कर दी जाए। और वह कहा करता था मेजिनी के बारे में कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था यानी कि राजतंत्रीय व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। हमने जोसेफ मेजिनी के बारे में समझ लिया। अब चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। काउंट कैमिलो दे काबुर, यह भी एक ऐसा व्यक्ति था जो कि मेजिनी के ही तरह था और इसने क्या किया था, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। काउंट कैमिलो दे काबुर जो है इटली में मंत्री में प्रमुख था यह व्यक्ति, और इसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने का आंदोलन नेतृत्व किया था। इसने भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वैचारिक तौर पर न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास करने वाला था। इतावली अभिजात वर्ग के तमाम और अमीर शिक्षित सदस्यों की तरह इतावली भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। अतः इटली के सम्राट विक्टर एमुल ने उसे 1852 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री बनाया। उसने यहाँ पर आर्थिक, शैक्षणिक और विकास के लिए सेना में सुधार भी किया और उसने फ्रांस व सार्डिनिया पिडमॉन्ट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। अपनी इस कूटनीतिक चालों के कारण उसे इटली की समस्याओं की तरफ यूरोपीय देशों का ध्यान आकर्षित किया। 6 जून 1861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और फिर भी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, जिसके कारण 18 फरवरी 1861 ईस्वी में इटली की संसद ने विक्टर एनुमुल को इटली का सम्राट घोषित कर दिया और इटली के एकीकरण का संभव हुआ। सार्डिनिया पिडमॉन्ट 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। काउंट काबुर के बारे में अगर कहा जाए तो इसने भी इटली के एकीकरण में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई। यह जो है जनता का समर्थन करता था और अभिजात वर्ग, जो मीडियम वर्ग के लोग होते हैं, उन सब के लिए यह काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति था। इसने लोगों के बीच जाकर जो है लोगों में जनतंत्र की भावना का विकास किया और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इतावली भाषा बोलते थे, लेकिन यह फ्रेंच बोलना अधिक पसंद करता था। इटली के सम्राट विक्टर ने इससे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सार्डिनिया पिडमॉन्ट का इसे प्रधानमंत्री बना दिया। धीरे धीरे जो है जब तक यहाँ पे इसने शासन किया काउंट कैमिलो दे काबुर ने, तब तक यहाँ की शैक्षणिक आर्थिक व्यवस्था में इसने काफ़ी ज़्यादा सुधार किया और सार्डिनिया और फ्रांस के बीच जो है
एक कूटनीतिक संधि भी की। अपनी इस कूटनीति के बल पर उसने इटली की बहुत सारी समस्याओं को हल किया था। इस कारण जो है 1861 ईस्वी में विक्टर न्यूमैन ने उससे और भी ज़्यादा प्रसन्न होकर उसे इटली का सम्राट बना दिया, और तब जाकर जो है काउंट काबूर के ही संरक्षण में इटली का एकीकरण संभव हो पाया था। 1861 में जो है इसकी मृत्यु भी हो गई थी। 6 जून 1861 ईस्वी को काउंट काबूर की मृत्यु हो चुकी थी। और इसमें क्या हुआ था कि सार्डिनिया पीडमोंट में 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में जो है वो कामयाब हुआ था काउंट काबूर। अब चलिए तीसरे की ओर बढ़ते, तीसरे पॉइंट पे, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। यूनान के बारे में कहा जाए तो यूनान ने भी स्वतंत्रता में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है। यह उस समय की बात है जब यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। 15वीं शताब्दी में यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य यानी कि जर्मनी का शासन था। ऑटोमन साम्राज्य आपसे अगर पूछा जाए, तुर्की का। ऑटोमन साम्राज्य किसको कहते थे? तुर्की को। तुर्की के आता तुर्क को कहते थे, और यहाँ पे तुर्की का ही शासन था। तुर्की ने क्या किया था? यूनान पर अपना कब्जा जमा लिया था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष। वहाँ पे भी लोगों में यूनान की जो प्रथा थी वो यूरोप में सबसे पुरानी थी। वहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था जो है अत्यंत प्राचीन थी और काफ़ी ज़्यादा बहुमूल्य थे। इसलिए यूनान को पालना भी कहा जाता है। आपको यह एक मतलब वाक्य लिखा हुआ बहुत जगह मिलेगा भी। उसने क्या किया था? 1821 ईस्वी तक आज़ादी के लिए काफ़ी समय तक इसने संघर्ष किया था, और यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला था। यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। यहाँ के कवियों और दार्शनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी कि यूनानी लोगों को, जो दार्शनिक और कवि हैं, उन्होंने यूनान की संस्कृति के बारे में बताया, इसलिए यूनान को सांस्कृतिकों का पालना कहा जाता था पूरे यूरोप में। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सांस्कृतिक पालना किसे कहते थे? तो यूनान को कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पे जो सांस्कृतिक व्यवस्थाएं थी वो अत्यंत ही प्राचीन थी। इसलिए वहाँ के लोगों को इसके लिए मतलब स्मरण दिलाना काफ़ी ज़्यादा मतलब योग्य हो गया था, ताकि वो अपने देश को समझ सके, अपने राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम को उत्पन्न कर सके, ताकि जो है यूनान में जो भी व्यवस्था है उसका वो सामना कर सके, संघर्ष कर सके। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि यूनान यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था, और यह प्रशंसा की और एक और मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्रित किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गया। 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। 1832 में कुस्तुनिया की संधि ने यूनान का एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। मतलब यूनान जो है उसे जब यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था इसकी सांस्कृतिक व्यवस्था। इसकी सांस्कृतिक व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा प्राचीन थी यूरोप में और सबसे ज़्यादा समृद्ध भी थी। तो यहाँ के दार्शनिकों और कवियों की मुख्य भूमिका रही कि वहाँ के लोगों को इन्होंने अपने देश के बारे में बताया, सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में परिचित कराया, ताकि अपने देश के प्रति इन्हें प्रेम जागृत हो। और तत्पश्चात जो है यहाँ से 1832 ईस्वी में कुस्तुनिया की संधि से यूनान को जो है स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। यहाँ से तुर्की के लोगों को भगा दिया गया था बाहर। फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में जानते हैं। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के में मतदान करते थे इसके पक्ष में। और 1848 ईस्वी को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया था। यह संसद सेंट पॉल में चर्च में स्थित था, और उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई थी जिसे संसद के अधीन रखना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा यानी कि जर्मनी को कहा जाता था, प्रसा के राजा फेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाया, तो पहनाने की पेशकश की तो उसने अस्वीकार करके उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। इस प्रकार यहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया और वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिसने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया था, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे थे। अंत में प्रसा के राजा के इनकार के कारण फ्रैंकफर्ट संसद में सभी निर्णय स्वतः समाप्त हो गए, जिससे कि उदारवादियों और राष्ट्रवादियों में निराशा हुई और प्रसा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों को कुचल दिया, जिससे कि वह संसद भंग हो गई। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद जो था वो असल में जो सामान्य वर्ग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, उनके लिए था। उन लोगों ने क्या किया था, तो प्रारंभ में ही मतलब प्रसा यानी कि जर्मनी में जो सम्राट की घोषणा की जाती थी वो चर्च में की जाती थी, और वहाँ पे राजा को ही ताजपोशी पहनाया जाता था और राजा ही शासन बनता था। तो यहाँ पे मध्यम वर्ग के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था कि राजा उनको चुना जाए जो निर्वाचन से चुना गया हो, मतलब वोट के द्वारा और मत के द्वारा चुना जाए। लेकिन वहाँ पे जो है इस बात को नहीं माना गया। वहाँ के कवि और दार्शनिकों के प्रयासों के बावजूद भी उसको सैनिकों के बल पर दबा दिया गया, और यही थी फ्रैंकफर्ट संसद, जहाँ पे लोग यह मानते थे कि इस संसद के अनुसार जो है मध्यम वर्ग को अधिकार होना चाहिए और वोट के माध्यम से जो है राजा को चुनना चाहिए। लेकिन मध्यम वर्गों का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ा था उसमें। ये दार्शनिक लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिए थे
उन लोगों का प्रयास यही था कि जो है राजा का जो पद है वो निर्वाचन के द्वारा चुना जाए और उन लोगों को अधिकार भी दिया जाए। लेकिन राजा की शक्ति में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो चुकी थी और इसलिए उन्होंने सैन्य सेना के बल पे जो है फ्रैंकफर्ट संधि को दबा दिया और जो भी इनके द्वारा अधिकारों की घोषणा की गई थी उनको भी फ्रैंकफर्ट संसद के अंतर्गत ही दबा दिया गया, कुचल दिया गया और यह फ्रैंकफर्ट संसद जो है उसी समय भंग हो गई। अब चलिए राष्ट्रवादी संघर्षों के बारे में महिलाओं की भूमिका जाने। राष्ट्रवादी संघर्षों के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किया, अखबार शुरू किया और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद उन्होंने असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई तब महिलाओं का केवल प्रेक्षकों की हैसियत के दर्शक से दीर्घा में खड़े होने दिया गया था। राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका थी? उस समय यूरोप में जो है महिलाओं के साथ बहुत अच्छे व्यवहार तो नहीं किए जा रहे थे, उन्हें किसी भी तरीके का हक नहीं दिया गया था। सबसे पहले तो उन्हें पुरुषों के समान हक नहीं दिया गया था, वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था, बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जो महिलाओं को नहीं दिए गए थे, शिक्षा का अधिकार उन्हें नहीं था। तत्पश्चात महिलाओं ने अपनी जरूरत को समझा और तत्पश्चात उन्होंने विरोध करना शुरू किया। फ्रैंकफर्ट की संधि में भी वे मूक दर्शक के रूप में खड़ी रही थी, उन्हें किसी भी तरीके का हक नहीं दिया गया था। औरतों ने और स्त्रियों ने अपनी जरूरतों को समझा और जरूरतों के बल पर जगह जगह आंदोलन प्रारंभ किए ताकि उन्हें भी लोगों की तरह वोट डालने का अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिले और समाज में पुरुषों के समान अधिकार मिले। यही थी राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका, जहाँ पे महिलाओं ने अपने लिए जो है राजनीतिक संस्था भी स्थापित किए, अलग से अखबार भी शुरू किए और राजनीतिक बैठक भी बनाई और यहाँ पे प्रदर्शन भी किया और उसमें बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया ताकि उनको पुरुषों के समान अधिकार दिया जा सके। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टिप्पणियां खत्म हो गई। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतियों ने क्या कदम उठाया? जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई थी यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 ईस्वी में, तो प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक ऐसे कदम उठाए थे जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। ये कदम निम्नलिखित थे। यहाँ पे मतलब जब 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। पृष्ठभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिससे कि एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त है। 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद जो है पितृभूमि को अधिकार दिया गया और नागरिकों को यहाँ पे समान अधिकार दिया जाए, इसके लिए प्रयास भी किया जाता। संविधान ऐसा बनना चाहिए जहाँ पे सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, न कि कुलीनों को केवल अधिकार प्राप्त हो, वोट डालने में सामान्य जनता का भी हक मिले। ये सारी बातों को संविधान के अंतर्गत रखे जाने का प्रयास किया जा रहा था। दूसरा है, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिससे कि पहले राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। जहाँ लुई 16वां राजा था फ्रांस का तो उसने एक झंडा बनवाया था, उसको हटाकर जो है अब एक नया झंडा बनवा दिया गया जिससे अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत हो सके। तीसरा है, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। पहले जो है फ्रांसीसी झंडा चुनने के बाद जो है पहले स्टेट जनरल कहलाती थी जिसके अनुसार समाज 3 वर्गों में विभक्त था। एक तो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। 3 ऐसे वर्ग थे जहाँ पे पहले में कुलीन और पादरियों को रखा जाता था, फिर सामंत आते थे और फिर अंतिम वर्ग में जो है किसान और मजदूर और शिक्षित लोग वर्ग भी आते थे। तो इस तरीके से उस समय स्टेट जनरल में बांटा गया था नागरिकों का समूह, लेकिन अब इसे बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया ताकि जो है वहाँ पे ऐसे लोगों के द्वारा वोट दिया जा सके और वोट के द्वारा ही सरकार का चुनाव हो सके। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। फ्रांस की क्रांति के बाद जो है नई नई कविताएं रची गई। फ्रांस में एक मार्सिले गीत था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। मार्सिले गीत के द्वारा लोगों में राष्ट्रवादी भावना जागृत की गई थी। इस तरीके की रचना की गई, बहुत सारी शपथें ली गई और जो शहीद हुए थे 1789 ईस्वी की क्रांति में उन सब के नाम पर भी राष्ट्र का नाम हुआ। अब है 5वां पॉइंट कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे कि अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बना जाए, सबके लिए जो है एक समान कानून बने, यह भी प्रयास किया गया। छठा है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने के लिए एक समान प्रथा लागू कर गया। अब जो है वहाँ पे नापने की भी प्रथा का प्रारंभ किया गया और सामान को तौलने, नाप तौल की प्रथा का भी आरंभ किया गया था फ्रांस में। उसके बाद क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वहीं राष्ट्र की साझा बन गई थी। वहाँ पे जो है एक भाषा को मान लिया गया और जो फ्रेंच भाषा थी उसी को लोगों की मुख्य भाषा बना दिया गया, राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया ताकि जो है भाषा के आधार पर किसी में मतभेद न हो सके। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि मारियन और जर्मेनियन कौन थे? इन दोनों का संबंध स्त्रियों से है। जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व है? फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया गया। मारियन और जर्मेनियन अत्यधिक प्रसिद्ध थे। मारियन थी यह लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस ने अपनी स्वतंत्रता में नारी प्रतीक को ही यही नाम दिया था। यह छवि जन राष्ट्र के विचारक का प्रतीक थी। इसके चिन्ह
स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक थे, जिसने हमने चैप्टर भी पढ़ा था और आपने भी 9th क्लास में चैप्टर में पढ़ा होगा। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी इसके प्रतीक थे मारियान के, की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई थी ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उसे अपनी तालमेल स्थापित कर सके। और मारियान की छवि सिक्कों व डाकघरों पर अंकित की गई। मतलब फ्रांस की क्रांति के बाद जब फ्रांस को आज़ादी मिली थी, प्रजातंत्र की स्थापना हो गई, तो वहाँ पे मारियान एक प्रतीक के रूप में बनाया गया था, जो कि एक स्त्री का चित्र था। यहाँ पे उन लोगों के कुछ मुख्य प्रतीक थे, जैसे कि लाल टोपी, कलगी और तिरंगा। ये सब मारियान स्त्री के मतलब द्वारा दर्शाया गया था, उसे एक चित्र बनाकर, जिसमें कि पोस्ट कार्ड वगैरह पे और जो धार्मिक स्थल होते थे उनके और सड़कों पर जो है इनकी प्रतिमा लगाई गई थी, ताकि लोग उसको देखकर जो है अपने देश के प्रति राष्ट्रवादी भावना को हमेशा प्रबल रख सके। जर्मनियम भी ठीक उसी तरीके से, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यह जर्मन की नारी रूपक थी। 400 कवि व्यक्तियों में वह बलूत वृक्षों के पत्तों को मुकुट पहनती थी। पत्ता लगा होता होगा, आप लोग देखते भी होंगे कि कहीं कहीं जो है चित्र वगैरह में दिखाया जाता है कि इस तरीके से एक पत्ता का हैट होता है, वो लोग पहनी रहती हैं और स्वतंत्रता के दिशा को वे प्रतीक मानते हुए बताती हैं, क्योंकि जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक है। और उसके हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई है उस पर यह लिखा हुआ है कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मेनियम जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी एक नारी की छवि है। हमने जर्मेनियम और मारियन के बारे में जान लिया कि ये दोनों स्त्रियां थी, जिसके बल पर जो है हमने देखा कि मारियान का फ्रांस में और जर्मेनिया का जर्मनी के रूप में मतलब विवरण दिया गया है यहाँ। अब चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगा। जर्मनी की एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी से सिद्धांतों का विकास हो। जिस समय जर्मनी का एकीकरण किया जा रहा था तो उस समय सबसे पहले तो संविधान बनाया गया और प्रेस को स्वतंत्रता दी गई और संगठन भी बनाने का प्रयास किया गया, ताकि जो है जर्मनी को आज़ादी मिल सके। संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। यहाँ पे संसदीय व्यवस्था भी बनाई गई और उसकी पृष्ठभूमि भी बनाई गई। जर्मन लोगों ने 1848 ईस्वी में राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई थी। इसमें यहाँ के मध्यम वर्गों का भी योगदान था। फ्रांस की क्रांति और इटली के एकीकरण के बाद जो है जर्मनी के लोगों में भी अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो गई थी। उन लोगों का भी एक ही मतलब सपना था कि उन लोगों को भी जो है आज़ादी मिला और उन लोगों में भी एकीकरण की भावना पैदा हो। उदारवादी विचारधाराओं में लोग राजशाही और फौजों का कड़ा मुकाबला की, जिसमें कि वे भी सफल हुए। जर्मनी भी आप चाहते थे कि वहाँ पे भी प्रजातंत्र की स्थापना हो जाए, इसलिए वे लोग भी खुले तौर पर जर्मन राजशाही का विरोध कर रहे थे और सैनिक फौज का भी। इस प्रक्रिया में प्रसा यानी कि जर्मनी के बड़े भूस्वामियों ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। उन्होंने भी लोगों का मुख्य रूप से सहयोग दिया, लोगों को एकत्रित करने में और जर्मनी के एकीकरण में। प्रसा की इस राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसे नया स्वरूप और नई दिशा भी प्रदान की। जर्मनी ने क्या किया, तो एक राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन बनाया जिसमें लोगों को एकत्रित करने का कार्य किया और इसके लिए जो है जर्मनी को एक नई स्वरूप भी मिला और एक नई दिशा भी मिली। इस प्रक्रिया के जनक प्रसा के प्रधानमंत्री ऑटो बॉन बिस्मार्क थे। बिस्मार्क के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका था। उसमें उन्होंने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद की थी। इस प्रक्रिया में प्रसा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से भी युद्ध किए तथा सफलता प्राप्त की। यह सब जो है किसके कारण था, तो बिस्मार्क के कारण था। 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में प्रसा के राजा काइजर विलियम द्वितीय को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, जिससे जर्मनी के एकीकरण की प्रतिक्रिया और अधिक सरल हो गई। तो 18 जनवरी 1861 ईस्वी को, जिस समय वर्साय में प्रसा के राजा काइजर विलियम को जर्मनी का सम्राट बनाया गया था, तो उस समय जर्मनी के एकीकरण की प्रतिक्रिया और अधिक सरल हो गई थी। यह कैसे हो गई थी, तो उस समय जो राजा बनाया गया था वो मतलब बिस्मार्क के द्वारा भी, और उससे मतलब जो प्रक्रिया अपनानी थी राजतंत्र को समाप्त करके प्रजातंत्र की स्थापना करनी थी, तो यह प्रक्रिया काफ़ी सरल हो गई थी और राजा जो काइजर विलियम द्वितीय था वो बिस्मार्क के ही पक्ष में था। इसलिए सम्राट बनने के बाद जो है प्रक्रिया और भी ज़्यादा सरल हो गई जर्मनी के एकीकरण की। 10वां है वर्साय के महल में शीश महल, जैसे हॉल ऑफ मिरर कहा जाता है। इसमें जर्मन राजकुमारों ने सेना प्रतिनिधि और प्रमुख मंत्री बिस्मार्क के जर्मन सम्राट काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नवीन जर्मन साम्राज्य की महत्वपूर्ण घोषणा किया। बिस्मार्क के पास जो एक ऐसी योजना थी जिसके तहत काइजर विलियम प्रथम के समय जो है एक ऐसा मतलब माहौल तैयार करना था जिसमें नवीन जर्मन साम्राज्य की को स्थापना किया जा सके और पुरानी जो प्राचीन व्यवस्था थी उसका अंत किया जा सके। 11 है इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ और तत्पश्चात जो है इतने सारे मुख्य बिंदुओं के कारण जो है जर्मनी का एकीकरण संभव हो चुका और इस प्रक्रिया में प्रसा राज्य एक प्रमुख शक्ति केंद्र के रूप में उभरा। जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तो यूरोप की जमीन पर जो है जर्मनी का एकीकरण हो जाने से वो एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया। उसका संगठन जो है वो काफ़ी ज़्यादा
मजबूत हो चुका था। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? तो नेपोलियन ने नियंत्रण में जो भी आया उसके अनेक सुधार की शुरुआत की गई। उनके द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित थे। जिस समय 1789 ईस्वी की क्रांति के तत्पश्चात फ्रांस में जो है प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी, तो उस समय नेपोलियन ने एक स्वप्न देखा कि वो केवल फ्रांस में ही नहीं समस्त यूरोप में जो है प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहता है, जिसके लिए उसने बहुत सारे सुधार किए थे। प्राचीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था को नष्ट किया था। जो भी प्राचीन सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई गई थी, जो राजतांत्रिक व्यवस्थाएं थी, उसको समाप्त करके जो है नई प्रणाली को लाया और धार्मिक व्यवस्था में भी शुरुआत किया था। और सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए निम्न एवं उच्च वर्ग के भेद को समाप्त किया, जिसके आधार पर फ्रांस 2 वर्गों में बटा हुआ था, 3 वर्ग में। इसके कारण जो है इस उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के भेद को समाप्त कर दिया गया और सब में समानता का हक जो है वो स्थापित किया गया। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता बनाया गया। उन्होंने जन्म के आधार पर विशेष अधिकार जो बनाए गए थे, पहले राजा के द्वारा, जो राजा का बेटा राजा बनता था और फिर उसका बेटा राजा बनता था, यह जन्म विशेषाधिकार होते थे, इनको समाप्त कर दिया गया और कानून के समस्त समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। चौथा है समान कर प्रणाली लागू की गई। प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना करके विद्वान कलाकारों व देशभक्तों को सम्मानित किया गया। मतलब जो भी व्यवस्था थी कर की, उसको समान कर दिया गया कि वस्तुओं पर कितना कर लिया जा सके और पहले के मुकाबले इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार कर दिया गया। प्रतिष्ठा मंडल की भी स्थापना की गई और विद्वान कलाकारों ने क्या किया, तो देशभक्तों को सम्मानित भी किया गया, जो भी फ्रांस की क्रांति के समय जो है मुख्य रूप से भागीदारी दिए गए थे। 5वां है डच गणतंत्र। स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन के प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। जहाँ जहाँ नेपोलियन ने प्रयास किया कि जिसका संबंध फ्रांस से है, वहाँ पे स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन जो है उनको अत्यधिक सरल बना दिया था। वहाँ पर एक ही व्यवस्था को नहीं लागू करके अलग अलग व्यवस्थाएं बना दी गई थी, जहाँ पे स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी की अलग अलग सैन्य सेना थी। सामंती व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया गया। किसानों को भू, दास और जागीरदार शुल्कों से मुक्ति दिलाए गए। राजा के समय जो भी किसान से मनमाना कर वसूला जाता था, जो सामंत वसूलते थे, अब उस प्रथा को ही समाप्त कर दिया गया और किसानों को उनकी भूमि सौंप दी गई। उनको जो है शुल्क से भी मुक्ति दिला दी गई, कर से। शहरों के कारीगरों में श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया और यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। शहर में जो भी कारीगरों की स्थिति राजा के समय थी, अब उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार कर लिया गया था। संचार व्यवस्था और यातायात की व्यवस्था भी अच्छी कर ली गई थी। आर्थिक व्यवस्था सुधार करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ फ्रांस की भी स्थापना की गई। नेपोलियन के द्वारा उसने दंड विधान को कठोर बनाया और जूरी प्रथा व मुद्रित प्रथा को पुनः आरंभ किया। शिक्षा की उन्नति के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना। वहाँ पर लैटिन, फ्रेंच भाषा, साधारण विज्ञान व गणित की मुख्य द्वारा पुस्तकों की शिक्षा दी जाती थी। अब जो है फ्रांस की शिक्षा व्यवस्था में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार कर दिया गया था। उसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई थी। यहाँ पे जो लैटिन भाषा के लोग थे, जो कि फ्रेंच भाषा बोलते थे, साधारण यहाँ पे विज्ञान और गणित की भी शिक्षा लोगों को दी जाती थी। कैथोलिक धर्म को राजधर्म बनाया गया और इस प्रकार किसान, कारीगर, मजदूरों और उद्योगपतियों ने को नई आज़ादी मिल गई। नई आज़ादी का स्वाद उन्होंने चखा, जिससे कि नेपोलियन के द्वारा जो है फ्रांस व यूरोप में प्रजातंत्र की स्थापना के साथ साथ जो है बहुत सारे सुधार भी किए गए थे। चलिए अब चर्चा के क्वेश्चनों को देखते हैं। उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जा सकता है? उदारवादियों ने राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा किस प्रकार दिया? उदारवादियों की तो मुख्य भूमिका थी 1848 की क्रांति में। वास्तव में जब यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी की स्थिति हो गई थी, तो इस क्रांति को लाने में मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था। जो शिक्षक वर्ग थे, जो दार्शनिक वर्ग थे, उन लोगों ने जनता और श्रमिकों का काफ़ी योगदान दिया। उन लोगों ने उनकी स्थिति में भी सुधार करने का प्रयास किया, जिस कारण सभी देश में कई व्यापक परिवर्तन हुए। इसमें प्रमुख किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन आए थे? तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक में, इन सभी क्षेत्रों में मूल रूप से परिवर्तन था। राजनीतिक व्यवस्था में राजतंत्र का अंत कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई। सार्वजनिक मताधिकार को आधार पर जनप्रतिनिधि सभाओं के निर्माण के प्रयास आरंभ हुए। अब जो है वोटिंग के द्वारा जो है सरकार चुनी जाने लगी। पहले जो है राजा का अधिकार हुआ करता था। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य में उदारवादी मध्यम वर्गों में स्त्री, पुरुष और संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग के साथ जोड़ा गया। अब जो है जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्यों में भी उदारवादी व्यक्तियों के द्वारा जो है यहाँ पे स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी संविधान में जो है अब स्थान दिया जाने लगा। केवल कुलीन वर्ग के लोगों को ही नहीं, सामान्य वर्ग के लोगों को भी स्थान दिया जाने लगा। लोगों की मांगों का ध्यान रखा गया। उदारवादियों ने एक ऐसे राष्ट्रों के राज्यों के निर्माण की मांग की जो संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने के लिए संसदीय सिद्धांतों पर आधारित हो। मतलब इस तरीके का यहाँ पे संविधान का निर्माण किया गया था उदारवादियों के द्वारा, ताकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जैसे कि प्रेस वगैरह हो गया, उनको स्वतंत्रता दी जाए और जो भी संगठन है उनको भी स्वतंत्रता दी जाए, ताकि जो भी अगर भविष्य में सरकार काम अच्छे नहीं करती तो उनके विरोध में जो है प्रयास भी आरंभ किया जा सके। महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार दिए जाने की मांग की जाने लगी, ताकि उन लोगों को भी वोटिंग में अधिकार दिया जा सके।
सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, महिलाओं को जो है पुरुषों के समान अधिकार दिया जा रहा था और यह प्रयास किया जाता था। सामाजिक व्यवस्था जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ हो गई थी। अब महिलाओं को जो है सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा था। जहाँ पे कुलीनों का अधिकार दिया गया था सर्वप्रथम, अब जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार कर दिया गया और मध्यम श्रमिक की भी स्थिति जो है वो सुधार कर दी गई। कुलीन वर्गों की श्रेष्ठता जो है वो पहले के मुकाबले कम हो गई थी। आर्थिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मजदूर और कारीगरों को जो है अब उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधार कर दिया गया उनकी स्थिति में, और प्रदर्शन व आंदोलन का भी मार्ग उन्होंने अपनाया। भूदास्ता वगैरह जो थी, दास्ता प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और बंधुआ मजदूरी का भी अंत कर दिया गया। बाजारों की मुक्ति की गई। चीजों तथा पूंजी के स्वतंत्र आदान प्रदान की मांग को लेकर जोर पकड़ा और ताकि व्यापारिक उन्नति का मार्ग खुल सके। बाजारों की मुक्ति की गई। जो भी मनमाना कर वसूला जाता था, अब कर से उन लोगों को मुक्त कर दिया गया ताकि व्यापार व्यवसाय में विकास हो सके। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति की योगदान दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। राष्ट्रवाद के विकासों में नवीन परिस्थितियों जैसे कि युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार, शिक्षा आदि जितना योगदान रहा, उतना ही योगदान संस्कृति का भी रहा। इसके कई उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं कुछ इस प्रकार है। यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में तो हमने बहुत जाना है। फ्रांस में इसका मुख्य जो सुधार किया गया था फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के बाद, उसके बाद जो है यूनान में भी सुधार किया गया सांस्कृतिक अवस्था के बाद। चलिए इसको समझते हैं कि फ्रेडरिक सारियो का यूटोपिया 1848 ईस्वी में फ्रांस में फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसके द्वारा विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के स्वप्न को साकार रूप देने का प्रयास किया गया। उसके कल्पना पर जो है आदर्श राज्य की स्थापना की गई। समाज यूटोपिया को दर्शाया गया। इन चित्रों में स्त्री, पुरुषों और बच्चों को स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाया गया, जिसके हाथ में मशाल व मानव के अधिकारों की घोषणा पत्र है। उसमें उनके पोशाकों का भी राष्ट्रीय आधार देने के लिए एक जैसी रखी गई तिरंगे, झंडे, भाषा व राष्ट्रगान द्वारा भी राष्ट्र राज्य के रूप में प्रकट करने का प्रयास किया गया। जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्रेडरिक सारियो का एक यूटोपिया 1848 ईस्वी में एक काल्पनिक मतलब शहर था, जिसमें कि यहाँ पे औरतों को सम्मान भी दिया गया और बच्चों और पुरुषों को भी समान अधिकार और स्वतंत्रता के लिए वंदना करते हुए दिखाया गया, ताकि जो समाज हो वो इसी तरीके का हो और जो अपने राष्ट्र के प्रति जो है प्रेम की भावना उत्पन्न हो, जिसके लिए एक तिरंगा, झंडा और भाषा व राष्ट्रगान भी होना अनिवार्य है। कॉल कैप्सर फ्रिट्रिश का स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण जर्मन चित्रकार कोलर स्केपर्ट फ्रिट्ज ने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण करते हुए एक चित्र बनाया। इसकी पृष्ठभूमि में फ्रेंच सेनाओं को जेवेक्रन राज्य पर कब्जा करते हुए दिखाया गया। इसमें फ्रांसीसी सैनिकों को नीली व सफेद लाल पोशाक में दिखाया गया, जो कि वहां के नागरिकों का दमन कर रहे थे, जो कि ऐसे किसानों की गाड़ी छीन रहे थे, कुछ महिलाओं को तंग कर रहे थे या किसी के घुटने के बल पर बैठने के लिए मजबूर कर रहे थे। शोषित द्वारा जो स्वतंत्रता का वृक्ष रोपते हुए दिखाया गया है, उस पर एक तख्ती लगा दी गई, जिस पर जर्मन में लिखा हुआ है, हमें आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। और यह एक तरह से फ्रांसीसियों पर किया गया व्यंग था, जो कि कहते थे कि जहाँ जाते हैं राजतंत्र का अंत करके नई आदर्श व्यवस्था कायम करते हैं, यानी कि वे मुक्तिदाता हैं। यहाँ पे कार्ल कैप्सर फ्रिट्ज ने स्वतंत्रता के विषय में अपनी एक चित्र बनाई थी, जिसमें कि उसने एक ऐसे वृक्ष का निर्माण किया था जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। वहाँ पे दिखाया गया था कि किस तरीके से जो लोगों पर मतलब अधिकार दिए जाते हैं, राजतंत्र की व्यवस्था को भी बताया गया था। और फ्रांस के बारे में क्या बताया गया कि फ्रांस एक स्वतंत्रता का पोषक है, जहाँ भी वो जाएगा वहाँ पे जो है स्वतंत्रता ही देगा। यहाँ पे जर्मन भाषा में एक वाक्य भी लिखा गया था, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यही मानवता का आदर्श है। मतलब मानव जब वो स्वतंत्र पैदा होता है, उसे किसी भी तरीके से परतंत्र करके नहीं रखा जा सकता है। सैनिकों को नीली, सफेद व लाल पोशाक में भी दिखाया गया था, ताकि वहाँ के नागरिकों का दमन कर रहे, किसी भी किसान की गाड़ी छीन रहे हैं और महिलाओं को तंग कर रहे। तो इन सब जो शोषित वर्ग थे, इनकी स्थिति में सुधार करने की मांग जो है पेंटिंग के माध्यम से कॉल कैप्चर फ्रिट्ज ने दिखाया था। यूजीन डेलाकोआ की द मस्केट एट कियास फ्रांस के रूमानी व चित्रकार डेलाकोआ ने एक चित्र बनाया था। इसमें इस घटना को चित्रित किया गया। इसमें 20,000 यूनानियों को मार डाला गया है और इसे कि कियास द्वीप कहा जाता है। इसमें महिलाओं व बच्चों को पीड़ा का केंद्र बिंदु बनाया गया, जिससे कि चटकीले रंगों से रंगा गया, ताकि देखने वालों की भावनाएं जागृत हो और उनके मन में यूनानियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो। इस प्रकार कलाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को उभारा और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो यूजीन डेलाकोआ भी एक फेमस पेंटर है, जिन्होंने द मसेकर एंड कियास में फ्रांस में एक रूमानीवाद चित्रकार था। उन्होंने भी अपने चित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया कि किस तरीके से शोषण के द्वारा तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था, जिस समय यूनान में स्वतंत्रता की स्थापना करने का प्रयत्न किया जा रहा था। और यूनान की प्राचीन सभ्यता संस्कृति को उजागर करके जो है यूनान वासियों ने स्वतंत्रता ले ली थी और तुर्कियों को वहाँ से मार भगाया था। हमने देखा कि मतलब बहुत सारे ऐसे दार्शनिकों ने किस तरीके से जो है यूरोप में स्वतंत्रता की स्थापना और राष्ट्रवाद के प्रति जो है लोगों के मन में कैसे इनकी भावना को प्रबल किया जाए, वो कैसे तो
क्षेत्रीय विस्तार और शिक्षा के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा लोगों में प्रसार किया गया और अपनी संस्कृति के बारे में भी लोगों को बताया गया ताकि वे अपने अधिकार को जान सकें और जो स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर सकें। यहाँ पे दिया गया तीसरा क्वेश्चन, किन्हीं दो देशों का ध्यान केंद्रित करते हुए बताया कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुआ। 19वीं शताब्दी में लगभग पूरे यूरोप में राष्ट्रता का विकास हुआ था। फ्रांस की क्रांति के बाद जो है, जिस समय मतलब फ्रांस 1789 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया था, तो 1815 तक नेपोलियन ने भी यह प्रयत्न किया था कि समस्त यूरोप में वो प्रजातंत्र की स्थापना कर दे। लेकिन 1815 में जब नेपोलियन की मृत्यु हो गई तो वियना संधि द्वारा बेल्जियम और पोलैंड को मनमाने तरीके से अन्य देशों के साथ जोड़ दिया गया और यहाँ पे जो है फिर से प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अंत करके राजतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हो गई, जिसमें मुसोलिनी का जो नाम है वो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। इसमें बेल्जियम वियना कांग्रेस द्वारा बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया, जहाँ पे मतलब दो देश थे जहाँ पे राजतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई थी उसको जानेंगे। तो वियना कांग्रेस द्वारा बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया, परंतु दोनों देशों में ईसाई के कट्टर विरोधी मतानुयायी रहते थे। जहाँ पे बेल्जियम में कैथोलिक थे वहाँ हॉलैंड में प्रोटेस्ट। हॉलैंड का शासक भी हॉलैंड वासियों को बेल्जियम वासियों से श्रेष्ठ मानता था और इस श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए उसने सभी स्कूलों में प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा की राजाज्ञा जारी की। इसका बेल्जियम वासियों ने कड़ा विरोध किया, जिसमें कि इंग्लैंड ने भी इनका साथ दिया और इस प्रकार हॉलैंड को बेल्जियम को 1830 ईस्वी में स्वतंत्र करना पड़ा और बाद में यहाँ पे इंग्लैंड जैसी संवैधानिक व्यवस्था कायम हुई। बेल्जियम की कहानी के बारे में हमने जाना कि यहाँ पे वियना कांग्रेस के द्वारा यानी कि मुसोलिनी के द्वारा जो है बेल्जियम में हॉलैंड को मिला दिया गया था, परंतु इन दोनों देशों में जो है अलग अलग मत के लोग रहते थे। ईसाई धर्म के दोनों कट्टर विरोधी थे, एक विरोधी तो मतानुयायी रहते थे और जहाँ पे बेल्जियम में कैथोलिक थे और हॉलैंड में क्या था, प्रोटेस्ट वर्ग के लोग थे। तो हॉलैंड का यहाँ बेल्जियम में स्थापित हो जाने से उन्होंने अपनी भाषा में स्कूल में शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी, जिसमें कि बेल्जियम वासियों ने बहुत विरोध किया था और इनका साथ जो है इंग्लैंड के लोगों ने दिया था। तत्पश्चात जो है 1800 स्थिति में मजबूर होकर हॉलैंड को बेल्जियम को स्वतंत्र करना पड़ा था। पोलैंड के बारे में क्या कि वियना संधि द्वारा पोलैंड को दो भागों में बांट दिया गया था। इसका बड़ा भाग रूस को इनाम के तौर पे दिया गया था, क्योंकि रूस ने जो है वियना कांग्रेस के समय मुसोलिनी का साथ दिया था, परंतु वहाँ के लोगों में राष्ट्रीय भावना विकसित हो चुकी। 1848 में पोलैंड में वार्सा में क्रांति आरंभ हुई। इसी दौरान रूसी सेनाओं ने कठोरता से दबा दिया गया, परंतु राष्ट्रवादियों ने हार नहीं मानी और दोबारा विद्रोह किया, जिसमें कि उन्हें सफलता मिली। पोलैंड के बारे में है कि जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हो गई थी तो राष्ट्रवादी भावना प्रबल थी और नेपोलियन ने यह काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था कि लोगों में अपने देश के प्रति राष्ट्रवादी भावना को प्रबल किया जाए। तत्पश्चात पोलैंड में भी उस समय 1848 तक जो है राष्ट्रीय भावना प्रबल हो चुकी थी और जब रूस को भेंट स्वरूप पोलैंड को दे दिया गया था तो पोलैंड ने मतलब बहुत कठोरतापूर्वक जो है दमन किया वहाँ की सेनाओं का, उसको दबाने का भी प्रयास किया गया पोलैंड की स्वतंत्रता को, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, दोबारा विद्रोह किया जिसमें उन्होंने सफलता पाई और तत्पश्चात उन्हें भी स्वतंत्रता मिल गई। ब्रिटेन में चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के इतिहास से यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास एक लंबे संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हुआ। इसमें किसी प्रकार की रक्त रंजित क्रांति नहीं हुई और अतः इस प्रक्रिया को आमतौर पर हम रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि रक्तहीन क्रांति के नाम से किसे जानते हैं, तो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के इतिहास को। यह प्रक्रिया किस प्रकार है, चलिए उसे जान लेते हैं। 18वीं शताब्दी में एक पूर्व में बितानी एक राष्ट्र नहीं था, जबकि बितानी द्वीप समूह में अंग्रेज, वेल्स और स्कॉट आयरिश पहचान वाला निर्जातीय समूह रहते थे, जिनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक व राजनीतिक परंपराएं थी। इसमें आंग्ल राष्ट्र ने अपनी धन दौलत और अहमियता और सत्ता के बल पर अन्य द्वीप समूहों के राष्ट्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारंभ किया। 1688 ईस्वी में लंबे संघर्ष के माध्यम से राजतंत्र की समस्त शक्ति आंग्ल संसद के अधीन आ गई और एक राष्ट्र का निर्माण किया गया जिसका केंद्र इंग्लैंड था। चलिए हम इंग्लैंड के बारे में समझते हैं कि 18वीं सदी में बितानी एक राष्ट्र नहीं था, मतलब एक द्वीप था छोटा सा, जहाँ पे अंग्रेज, वेल्स और स्कॉट और आयरिश के लोग रहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, तो अपनी पहचान के बल पे, अपनी सांस्कृतिक और अपनी राजनीतिक व्यवस्था के बल पर जो है धन और दौलत के बल पर जो द्वीप था यानी कि ब्रितानी द्वीप समूह, उसके राष्ट्रों पर अपना प्रभाव बनाना आरंभ कर दिया और 1688 जो कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जानी जाती है, लंबे संघर्ष के बाद जो है राजतंत्र की समस्त शक्ति जो है आंग्ल संसद में अधीन हो गई और एक राष्ट्र का निर्माण किया गया जिसे इंग्लैंड कहा गया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट हुआ जो कि यूनियन 1707 में हुआ, जिसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ और इसी के माध्यम से स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित हो गया। स्कॉटलैंड में ब्रितानी पहचान का विकास करने के लिए यहाँ की संस्कृति व राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध ढंग से नष्ट किया गया और स्कॉटिश हाईलैंड निवासियों को उनकी मौलिक भाषा बोलने और राष्ट्रीय पोशाक पहनने से रोका गया। इस कारण मजबूर होकर लोगों ने अपना देश छोड़कर अन्य जगहों पर जाना शुरू कर दिया। आयरलैंड में भी ऐसा किया गया और यहाँ अंग्रेजों ने धार्मिक मतभेद और हथियार बनाया गया। आयरलैंड में कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट दो धार्मिक गुट थे। अंग्रेजों ने प्रोटेस्टेंटों की मदद की और कैथोलिक को दबाया। 1798 ईस्वी में
वोल्फ टोन और उनके यूनाइटेड आयरिश मेन नेतृत्व में जो कि विद्रोह हुआ था उसमें दबा दिया गया और आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम का भाग बना दिया गया। ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण करके इसे राष्ट्रीय प्रतीक यूनियन ऑफ ब्रिटेन का झंडा गॉड ओवर नोवेल किंग को संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम में प्रचारित करने का प्रयास किया गया। मतलब इंग्लैंड ने क्या किया, तो अपनी शक्ति व सेना और धन के बल पर जो है बहुत सारे ऐसे द्वीप समूह थे जहाँ ब्रिटानी द्वीप में रह रहे थे, जिसमें कि अंग्रेज को छोड़कर वेल्स, स्कॉट और आयरिश के लोग थे। स्कॉटलैंड के वासियों को उन्होंने अंग्रेजी लोगों ने अपनी भाषा बोलने के लिए प्रयत्न किया था, इसलिए वे लोग उसकी भाषा को नहीं मान सके और स्कॉटलैंड के निवासी यहाँ से लौट चले। इसी तरीके से आयरिश और वेल्स के भी लोगों के द्वारा हुआ। वे अपनी सांस्कृतिक सभ्यता को बचाने के लिए जो द्वीप था उसको छोड़कर चले गए और इस तरीके से यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से किसका शासन हो गया, अंग्रेज लोगों का। 1798 ईस्वी में वुल्फ टोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन ने क्या किया, वहाँ पे विद्रोह करना शुरू कर दिया और आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम का भाग बना लिया गया, उसके अंतर्गत जोड़ लिया गया। ब्रिटानी राष्ट्र जो है वो राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में यूनियन ऑफ ब्रिटेन का झंडा वहाँ पे फहराया गया, गॉड सेव ऑफ नोवेल किंग बनाया गया जो कि एक राष्ट्रीय गान था और संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम में प्रचारित व प्रसारित किया गया। तो हम समझ गए कि इस तरीके से ब्रिटानी द्वीप जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है वो उसको यूनाइटेड किंगडम किस तरीके से बना लिया गया अपनी शक्ति बलबूते के बल पर। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? 1871 ईस्वी में बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय हुआ क्योंकि इस क्षेत्र में अपनी भौगोलिक व जातीय भिन्नता थी। यहाँ पर जो लोग थे उनकी भौगोलिक स्थिति और जातीय भिन्नता जो अलग अलग थी। इस क्षेत्र में अधिक यूनानी, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रिया आदि देश के लोग जहाँ पे स्लाव भाषा बोलने वाले थे और ये सभी तुर्कों से भिन्न थे। क्योंकि बाल्कन प्रायद्वीप में बहुत सारी जातियाँ बसती थी और उन लोगों की भाषा जो है वो अलग थी। वो लोग कौन सी भाषा बोलते थे? स्लाव भाषा बोलते थे और जो कि तुर्कों की भाषा से भिन्न थी। तुर्क और इन ईसाई प्रजातियों के बीच मतभेद का कारण जो है भाषा भी हो गया और जिसके कारण हालात बिगड़ गए और इनको काबू करना मुश्किल हो गया। जब स्लाव राष्ट्रीय समूहों में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और भी भयंकर हो गई। इस कारण इन राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियारों की होड़ सी लग गई। उसने इस स्थिति को और गंभीर बना लिया। यूरोपीय देश रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी इन क्षेत्रों को अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे ताकि वे काला सागर से होने वाले व्यापार और व्यापारिक मार्ग पर उनका नियंत्रण हो सके। और उपरोक्त कारणों से इसमें क्षेत्र में यूरोपीय देशों में इन राज्यों में आपस में कई युद्ध हुए जिसका अंतिम परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के सामने में आया। जो कि बाल्कन प्रदेश था वहाँ पे काला सागर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है जहाँ पे लोगों को व्यापार व्यवसाय में काफ़ी ज़्यादा सफलता प्राप्त होती थी और यहाँ पे बहुत सारी जातियाँ बसी हुई थी जिसके बारे में हमने जाना कि अल्बेनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और सर्बिया और मोंटेनिग्रो के लोग थे। ये लोग स्लाव जाति की भाषा बोलते थे और यहाँ पे कुछ तुर्की लोग भी रहते थे जो अन्य भाषा बोलते थे। इन लोगों के बीच में भाषा के रूप में मतभेद होना आरंभ हो चुका था और तत्पश्चात स्लाव जाति अपना नियंत्रण यहाँ पे बनाना चाहती थी। स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के विकास में वो पूर्ण तरीके से यहाँ पे स्थिति जो है वो खराब हो चुकी थी और दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद बन गया था। दोनों में हमेशा झगड़ा भी हो रहा था और रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी नहीं चाहते थे कि वहाँ पे काला सागर से जो व्यापार व्यवसाय में इनको सफलता मिलती है और विकास होता है वो इसे किसी भी कारण इसको छोड़ के जाएं और यहाँ से वे नहीं जाना चाहते थे, जिसका कारण हमें बाल्कन क्षेत्र के ही कारण हमें प्रथम विश्व युद्ध का स्वरूप देखने को मिलता है। इनके बीच जो है आपसी तनाव के कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध के बीच का यह रोपण हो गया और 1914 में हम क्या देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो आरंभ हो चुका था। तो चलिए अब इसे हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें।